स्वागत है दोस्तों आपके अपने चेस्ट टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। और हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में 4.1 प्रश्न भी खत्म कर लेते हैं। अब बिना देरी के हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, वक्र। वक्र क्या होता है, कोई भी कुछ भी जो हम अपने कॉपी में बनाते हैं, चाहे कुछ भी, जैसे चाहे ये भी हो गया, चाहे कोई बंद आकृति यूं भी हो गया, चाहे ये हो गया, ठीक है। बिना अपने पेंसिल को एक बार उठाए, ठीक है, एक बार बिना पेंसिल को उठाने का मतलब देखिए, जैसे कुछ भी बना रहे हैं हम, ठीक है, और हमारा हाथ नहीं रुक रहा है, मतलब एक बार पेंसिल उठ रहा है, नहीं उठ रहा है ना, मतलब देखिए कुछ भी हमने पेंसिल लिया यहाँ पे देखिए, और हमारा ये आकृति बन गया, तो मतलब क्या है, ये वक्र है। और जैसे अगर हम यू कर रहे हैं, फिर यू बना रहे हैं, फिर यू बना रहे हैं, तो ये वक्र नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ भी हम जो बिना पेंसिल उठाए एक बार में ही हम बना लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं, ठीक है, वक्र कहते हैं। तो अब देखिए कुछ उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पे किताबों में दे रखा है, वो देखिए। देखिए वक्र क्या, देखिए जैसे ये था, हमने कैसे भी किताब में दे रखा, कैसे भी आकृति बना दी, तो क्या ये भी एक वक्र है। ये देखिए गोल सा है ऊपर में, और ये देखिए कुछ भी बना दिया, ये भी एक वक्र है। यहाँ पे देखिए 2-4 रेखाखंड है, बाकी फिर से ऐसे बना दिया रेखाखंड है। अब क्या एक सीधी रेखा खींच दी है, कुछ भी एक लाइन खींच दिया, वो भी क्या वक्र है। ये भी देखिए ऐसे भी रेखा, मतलब जो भी कुछ भी हम बनाते हैं बिना पेंसिल उठाए एक बार में, उसी को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं, ठीक है। अब वक्र होता है। अब दूसरी चीज क्या है, वक्र। वक्र में क्या होता है, वक्र में भी क्या होता है, एक सरल वक्र होता है। सरल वक्र क्या होता है, मतलब सिंपल वक्र मतलब सरल वक्र किसे कहते हैं, वह आकृति जो आपस में वो काटती नहीं है एक दूसरे को। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी आकृति जो आपस में ना एक दूसरे को काटती है ना, काटती नहीं है, वो क्या होता है, सरल वक्र होता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या, ये देखिए ये आपस में कहीं पे काट रही है, नहीं काट रही, तो क्या होगा, ये सरल वक्र होगा, ठीक है, सरल वक्र होगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं, देखिए अगर मैं इसको, ये देखिए इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको क्या मान लेता हूँ, सातवां, ठीक है, सातवां। अब देखिए अब क्या होता है, सरल वक्र क्या होता है, जो ऐसी आकृति जो अपने आप को काटे ना एक बार भी। तो देखिए ये काट रहा है नहीं, तो क्या सरल वक्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या, ये एक अपने को काट रहे नहीं, तो क्या हो जाएगा, तीसरा। दूसरा भी क्या हो जाएगा, सरल वक्र। तो क्या ये काट रही है ना एक दूसरे को, देखिए यहाँ पे क्या करिए, एक दूसरे को काट रही है, तो तीसरा क्या होगा, सरल वक्र नहीं होगा। चौथा देखिए अपने आप को काट रही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट सरल वक्र हो जाएगा। और पांचवा भी क्या अपने आप को नहीं काट रही, तो क्या भी होगा, ये भी सरल वक्र हो जाएगा। और देखिए छठा भी क्या हो जाएगा, अपने आप में एक सरल वक्र हो जाएगा। लेकिन सातवां नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये अपने आप को यहाँ पे काट रही है, नहीं ये भी नहीं होगा, तो क्या हो, सातवां भी क्या होगा, एक सरल वक्र होगा, ठीक है। सातवें में है ना, तो ये मतलब क्या है, ये काट रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू ये काट रही है, तो क्या हो जाएगा, सातवां इसका सरल वक्र नहीं होगा, ठीक है। सरल वक्र क्या होता है, पता चल गया, मतलब वह आकृति जो आप अपने आप को आपस में नहीं काटते, उसको सरल वक्र कहते हैं। देखिए और एक चीज यहाँ पे और पढ़ने, देखिए एक क्या होता है, बंद वक्र भी होता है, खुली वक्र भी होता है। बंद वक्र मतलब देखिए, मतलब जैसे देखिए ये वाला वक्र, तीसरा क्या होगा, तीसरा किसका उदाहरण हो गया, देखिए तीसरा क्या होगा, एक बंद वक्र हो गया, ठीक है। बंद वक्र का बंद जो वक्र है कौन कौन सा हो गया, बताइए आप। एक ये हो गया, दूसरा भी हो गया, ठीक है, ठीक है, और भी है कोई, और छठा भी हो गया, क्या हो गया, बंद वक्र हो गया। और क्या, सातवां भी क्या हो गया, बंद वक्र हो गया, ठीक है। और खुला वक्र भी होता है, क्या होता है, खुला वक्र, ओपन कर्व इंग्लिश में कहे तो। खुला वक्र का कौन कौन सा हो गया, देखिए पहला हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा चौथा हो गया ना, अब देखिए पांचवा भी हो गया, अब क्या हो गया, बस, ठीक है। तो बंद वक्र क्या होता है, जो आकृति पूरी तरीके से अपने आप पे बंद है, तो उसको बंद वक्र कहते हैं, और जो खुली हो कहीं से भी उसको खुली वक्र कहते हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, देखिए एक आकृति में स्थितियां क्या होती है। देखिए आपने टेनिस कोर्ट देखा होगा, टेनिस कोर्ट में क्या होता है, दोनों तरफ लाइन होता है, ठीक है, दोनों तरफ लाइन होता है। एक तरफ एक जो प्लेयर होता है इधर होता है, और एक तरफ प्लेयर इधर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए एक तरफ प्लेयर यहाँ खेलते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ पे भी एक चीज होता है, ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे बना रहता है। क्या होता है, जो मतलब टेनिस वाले जो खिलाड़ी होते हैं उसको यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरी तरफ क्या होता है, आप अपने घर भी देखते होंगे, घर भी देखते होंगे, और घर क्या होता है, घर के बाहर क्या होता है, रोड भी होता है, ठीक है। और रोड के बाहर क्या होता है, कोई वो भी होता है, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी जो आकृति हो, जैसे घर हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, तो मतलब क्या हो जाए, तीन चीजें उसमें होती है, ठीक है। जैसे कोई भी तीन चीजें क्या होती है, देखिए कोई भी चीज का क्या होती है, कोई तो एक अंदर का होता है, अंदर वाले को क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है, मतलब इंटीरियर। अब क्या कहते हैं, और कोई जो उसके बाहर वाले सीमा पे, मतलब जैसे देखिए घर हो गया और घर के बाहर रोड हो गया, ठीक है। तो रोड वाले किनारे पे, मतलब घर और जहाँ पे रोड खत्म हो रहा है ना, उस वाले रास्ते पे को क्या कहेंगे, परिसीमा, मतलब बाउंड्री होगी, ठीक है। और बाउंड्री के मतलब ये जो सड़क है, सड़क के बाहर कोई जो जगह होगी ना, उसको क्या बहिर्भाग, मतलब एक्सटीरियर कहा गया है।
ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी जो वक्र आकृति होती है ना उसमें तीन चीजें होती है, अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग, ठीक है। और क्या होता है देखिए, और अभ्यंतर और प्लस अभ्यंतर और क्या मिलकर परिसीमा मिलकर क्या चीज बनाते हैं, क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, कोई भी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वक्र में क्या होता है, तीन चीजें होते हैं, अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग। बहिर्भाग मतलब कुछ भी हो यहाँ से लेकर, परिसीमा ये जो जहाँ परिसीमा ये सभी परिसीमा ही है, ठीक है। अभ्यंतर क्या है, इन सब में जो जगह है क्या उसको अभ्यंतर ही कहा गया। और मतलब अभ्यंतर और परिसीमा मिलकर क्या बनाता है, क्षेत्र बनाता है, ठीक है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बहुभुज मतलब पॉलीगन। अब पॉलीगन होता क्या है, ठीक है। देखिए अगर हम इस आकृति में देखिए, ये कितने, ये देखिए ये, अब इस वाले आकृति में, पहले आकृति में देखिए कुछ आपको नजर आ रहा है, देखिए ये क्या बना है, रेखाखंड से ही बना हुआ है ना, रेखाखंड से बना हुआ है ना, कि देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए मैंने कुछ ये आकृति थोड़ी टेढ़ी बन के, देखिए ये देखिए एक रेखाखंड, ठीक है। अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो देखिए, इसको सही से बनाऊं अगर मैं देखिए तो एक रेखाखंड ये रहा, एक रेखाखंड ये रहा, एक रेखाखंड ये रहा, एक रेखाखंड, तो 5 रेखाखंड से ये पहली आकृति बनी है। 3 रेखाखंड से त्रिभुज तीसरी आकृति, ये भी क्या है, रेखाखंड से ही बनी हुई है, ठीक है। चौथा भी क्या है, रेखाखंड से बनी हुई है। और ये क्या पांचवा, क्या रेखाखंड से बनी हुई है, नहीं, ये तो रेखाखंड से बनी हुई है, लेकिन आगे की आकृति क्या है, गोलाकार है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसी आकृति, मतलब क्या कह रहे हैं ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंड से बनी हो, उसे ही क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है, बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज कहते हैं तो क्या पांचवी आकृति, क्या पांचवी आकृति तो बनी हुई नहीं है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए, और दूसरी चीज क्या आपको ये भी याद रखनी है कि जब भी, तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी सरल वक्र हो, सरल वक्र हो, ठीक है, सरल वक्र हो, लेकिन क्या हो, सरल वक्र जो हो वह केवल किससे, वह केवल रेखाखंड से बनी हो, तो भी क्या होगा, तो भी वह बहुभुज होगा, ठीक है, बहुभुज होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे अगर इसमें पूछूं तो बताइए कि इसमें से कौन कौन सा बहुभुज होगा। तो देखिए ये आकृति किससे बनी है, रेखाखंड से बनी हुई है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो पहला है क्या बहुभुज है, ठीक है, क्या कह सकता हूँ कि मैं पहला जो बहुभुज है, हाँ है, तो पहला इसमें बहुभुज है, ठीक है, ये वाला बहुभुज है, दूसरा त्रिभुज है क्योंकि ये तीनों से बना है त्रिभुज है, देखिए, और ये भी क्या है, तीसरा त्रिभुज है। हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, लेकिन देखिए फिर भी क्या, कोई भी क्या इसमें रेखाखंड से बनी हुई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए, फिर यहाँ तक, यहाँ ये भी कोई रेखाखंड ही होगा, यहाँ से लेकर ये भी कोई रेखाखंड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ भी कोई रेखाखंड होगा, यहाँ से लेकर कोई भी रेखाखंड होगा, यहाँ से भी। तो तीसरी भी क्या हमें नहीं पता है, लेकिन क्या है सिर्फ इसमें रेखाखंड से ही बनी, तो क्या होगी, ये भी क्या होगा, कोई एक क्या बहुभुजी होगा। चौथा तो हमें पता है ये चार भुज है, जिसमें क्या होगा, चतुर्भुज है, तो ये भी होगा। लेकिन पांचवा क्यों नहीं होगा, एक तो रेखाखंड है लेकिन आगे की आकृति कैसी, गोलाकार है, तो इसलिए बहुभुज नहीं होगा। तो बहुभुज समझ में आ गया कि ऐसी आकृति जो केवल किससे बनी, रेखाखंड से बनी, उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए बहुभुज हमने पढ़ लिया कि कोई भी आकृति जो क्या केवल रेखाखंड से बनी हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें केवल 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। हमें क्या पढ़नी है, भुजाएं पढ़नी है, शीर्ष पढ़नी है, विकर्ण पढ़नी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं अब, और फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ का जो मतलब जैसे पहले भुजाएं पढ़ेंगे, फिर शीर्ष पढ़ लेते हैं, फिर विकर्ण पढ़ लेते हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, पहले अब भुजाएं पढ़ना है। देखिए अब भुजाएं होता है क्या, ठीक है। देखिए क्या होता है, बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड को ही क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं, ठीक है। मतलब समझिए क्या कहते हैं, भुजाएं किसे कहते हैं, बहुभुज को कहते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ एक और बार फिर से आपको कि देखिए कि बहुभुज को बनाने, देखिए ये क्या है, ये बहुभुज का क्या होता है, कोई भी जो आकृति हो क्या केवल रेखाखंड से बनी। तो कितने रेखाखंड से बनी, देखिए 1 2 3 4 5 रेखाखंड से बनी है। तो क्या मतलब है, ऐसी बहुभुज क्या होता है, कोई भी एक ऐसी आकृति जो क्या केवल रेखाखंड से बने, उसको क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब भुजाएं क्या होती है, जैसे बहुभुज जिससे बनी है ना रेखाखंड से, उसी को क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। अगर मैं कहूँ तो इसका नाम दीजिए कि इसमें कितनी भुजाएं, तो क्या क्या नाम दीजिएगा बताइए, बहुभुज
ए बी सी डी ई बहुभुज में ना, ए बी सी डी ई बहुभुज में, देखिए बहुभुज में क्या क्या हो जाएगा बताइए। अगर कहूं तो ए बी एक भुजा है, बी सी, ठीक है, सी डी, ठीक है, डी ई और ई है, ठीक है। तो बहुभुज के मतलब भुजाएं समझिए, ऐसे बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। और इसका नाम क्या देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई और ई है। अब हमें क्या पढ़ना है, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, देखिए जब भी क्या होते हैं, जहां दो रेखाखंड आपस में मिलती है। अब क्या पढ़ना है हमें, शीर्ष पढ़ना है। शीर्ष क्या होता है, जब दो रेखाखंड जहां पे मिलती है ना, उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो क्या लिख सकता हूं, दो रेखाखंड जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं, उससे ही शीर्ष कहते हैं। अब देखिए अगर मैं पूछूं कि इसमें शीर्ष कौन कौन सा है, तो बताइए कौन कौन से बिंदु शीर्ष है, ठीक है। तो देखिए शीर्ष क्या क्या होगा, अगर मैं कहूं ए बी और बी सी रेखाखंड, देखिए और रेखाखंड को बताने का क्या तरीका है, देखिए ए बी रेखाखंड, और क्या होता है, ए बी लिख देते हैं और उसके ऊपर क्या है, एक बार लगा देते हैं। ए बी और बी सी रेखाखंड, और बी सी रेखाखंड किसका, इसका शीर्ष क्या होगा बताइए, ए बी और बी सी का शीर्ष देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ए बी रेखा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और बी सी भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल, तो क्या बी हो जाएगा, बी शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बी सी रेखाखंड और क्या होगा, सी डी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड पे अब देखिए बी सी रेखाखंड और सी डी रेखाखंड कहाँ पे मिले, सी पे मिले, तो क्या सी शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे। अगला सी डी रेखाखंड और ईडी रेखाखंड, तो कहाँ देखिए सी डी रेखाखंड और ईडी रेखाखंड, क्या डी हो जाएगा, डी शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ईडी रेखाखंड और ई रेखाखंड, ए ई रेखाखंड क्या हो जाएगा बताइए, ई शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ई ए रेखाखंड या ए रेखाखंड और ए बी रेखाखंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, शीर्ष ए हो जाएगा, ठीक है। तो पता चल गया क्या होता है शीर्ष, जहां पे दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए ए बी और बी सी कहाँ पे मिली है, बी पे, बी सी और सी डी कहाँ मिली है, सी पे, सी डी और ई डी कहाँ मिली है, डी पे, ई डी और ई ए कहाँ मिली है, ई पे, और ई और ए बी क्या मिली है, शीर्ष बी पे। अब क्या हमें अगला पढ़ना है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखिए कोई भी दो रेखाखंड हो, ठीक है, कोई भी दो रेखाखंड हो, ठीक है, दो रेखाखंड में कोई भी उभयनिष्ठ अंत बिंदु ना हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कोई भी दो रेखाखंड हो उसके बीच में क्या हो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, उसे क्या कहते हैं, आसन भुजा कहते हैं, आसन भुजाएं कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, इंग्लिश में कहो तो क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल क्या क्या हो जाएगा बताइए, एडजेसेंट एंगल क्या क्या हो जाएगा, अगर इसमें कहूं तो देखिए क्या कह रहा है, कोई भी दो रेखाखंड के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ अंत बिंदु ना हो, मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए ए बी और रेखाखंड बी सी है ना, तो क्या बी इसका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा ना, ए और बी का एडजेसेंट एंगल ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब दूसरी, अब क्या कहते हैं, हमें क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण देखिए विकर्ण क्या, भुजा के अंत बिंदु को क्या कहेंगे, अंत बिंदु को आसन शीर्ष कहेंगे, ठीक है, आसन शीर्ष कहेंगे, अब देखिए, अब आसन भुजाएं मतलब समझ गए, मतलब बगल वाला, आसन भुजा का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बगल वाला ए बी बी सी, ठीक है। अब देखिए आसन शीर्ष क्या होता है, मतलब एक ही भुजा का अंत बिंदु, अगर ए का अंत बिंदु कितना होगा, ए का शीर्ष आसन भुजा कितना होगा, ए का आसन शीर्ष कितना होगा बताइए, ए का आसन शीर्ष कितना होगा, आसन शीर्ष कितना होगा बताइए, ए का आसन शीर्ष क्या होगा, सी होगा, ठीक है। और बी का कितना होगा, डी होगा, ठीक है। सी का क्या होगा बताइए, सी का ई होगा, ठीक है। डी का क्या होगा यहाँ पे, डी का क्या होगा, ए होगा, ठीक है, डी का ए होगा। और ई का क्या होगा यहाँ पे, ई का बी होगा,
ठीक है। तो देखिए हो गया ना। तो मतलब क्या हो रहा है, किसी भी भुजा का अंत बिंदु, जैसे देखिए इस भुजा का अंत बिंदु क्या है, यहाँ पे ये नहीं हो गया ए बी का, ये नहीं करना हमें, एक आकर देखेंगे तो इस भुजा का अंत बिंदु मतलब बगल वाला, आसन भुजा का मतलब होता है क्या, बगल वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, आसन भुजा कहते हैं। तो देखिए ए का मतलब अंत बिंदु, ये मतलब इसका बगल वाला क्या हो गया, ये हो गया, और इसका अंत बिंदु कितना हो गया, सी हो गया। इसलिए अब देखिए बी सी रेखा का अंत बिंदु क्या होगा, ये वाला आसन भुजा हो गया, और इसका शीर्ष क्या हो गया, डी हो गया, तो हम इसीलिए कहते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे देखिए इसको मिलाएंगे, अगर ए का क्या है आसन शीर्ष कितना है, सी, ए का आसन शीर्ष कितना है, सी है, सी का आसन शीर्ष कितना है, ई है। ठीक है। और ए का कितना है, ए का सी का ई है, और ई का कितना है, देखिए ई का बी है, ई का बी है, ई का बी है, और बी का कितना है, डी है, बी का क्या है, डी है, बी का डी है, और क्या है, डी का क्या है, डी का ए है, डी का क्या है, ए है। ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसी को क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं, जब हम आसन शीर्ष को आपस में मिलाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो समझ के देखिए, क्योंकि देखिए आसन भुजाएं समझ गए क्या कहते हैं, इसका बगल वाला। ठीक है। तो ए बी का क्या होगा, बगल वाला, बीसी हो गया, तो क्या हो गया, इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, कॉमन कोई भी लाइन ना हो, उसी को क्या कहते हैं, कॉमन भुजा कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, और आसन शीर्ष क्या होता है, आसन शीर्ष समझ गए, मतलब क्या, कोई भी भुजा दे रखा उसका अंत बिंदु क्या कहते हैं, आसन शीर्ष कहते हैं। और जब हम आसन शीर्ष को आपस में मिला देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये खत्म हो चुका है। हमने क्या पढ़ लिया, बहुभुज में भुजाएं पढ़ ली है, शीर्ष क्या होती है, विकर्ण क्या होती है, यही पढ़ लिया। विकर्ण आपने अभी देखा कि अंत बिंदु को जब आसन शीर्ष को आपस में मिलाते हैं उसी को विकर्ण कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया, जो हमें